नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आग लगने वाली है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में तबाही की तैयारी हो गई है और पूरा इंतजाम कर लिया गया है कि मिडिल ईस्ट में अब हर रोज कभी मिसाइलों की खबरें आएं, कभी ड्रोन की खबरें आएं, कभी हवाई हमलों की खबरें आएं, बम फटने की खबरें आएं, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वहाँ शांति हो। कुछ लोग नहीं चाहते कि इस इलाके के लोग शांति से रहें, और इस शांति को भंग करने की सबसे बड़ी कोशिश गजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के बाद भी शांति बनी हुई थी, या कहीं सन्नाटा बना हुआ था। अब उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए उकसावे की कुछ और कार्रवाइयां की गई हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अब मिडिल ईस्ट की नेक्स्ट फेज की जो जियोपॉलिटिक्स है वो कितनी हिंसक होने वाली है, कितने बेकसूर मारे जाने वाले हैं, और कितने दुनिया भर के नागरिक जो वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं उनको सांस रोक कर बैठना पड़ेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सात अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल जिस तरह से लगातार बेकसूर आम लोगों की हत्या करने पर उतारू है और उसने बहुत सारे कत्लेआम मचाए हैं, अब उस इजराइल को इससे भी तसल्ली नहीं मिली है, या कहें कि जो लोग इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी घटना के तौर पे देखना चाहते थे, जो देखना चाहते थे कि इस गाज़ा पट्टी और इजराइल के झगड़े को पूरी तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया जाए, नए सिरे से एक क्षेत्रीय अशांति खड़ी कर दी जाए और उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर मोटी रकम हथियार बेचकर कमाई जाए, उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं हुए थे। और जब ये मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो मामला और आगे बढ़ता है। एक लंबे समय से लड़ाई चल रही है। 22,000 लोग गाज़ा में मारे जा चुके हैं। एक के बदले 23 में आपको पहले भी बता चुका हूं। और उसके बाद भी इजराइल को तसल्ली नहीं होती है। एक बड़ा घटनाक्रम होता है। सुलेमानी ईरान के बहुत बड़े नेता, या कहें लीडर, या कहें विजनरी, सुलेमानी ने ईरान को नई ताकत दी। उनके क्वाड फोर्स में उनकी बहुत खास अहमियत थी और उन्होंने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक नेटवर्क बनाया था। दुनिया भर में उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे। उन्हीं की वजह से ईरान के आसपास बहुत सारे दोस्त ईरान के खड़े हो गए थे। इराक से संबंध अच्छे हुए, बैरूत में उनकी पहचान बढ़ी, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, और भी पूरा ये इलाका है। और उस पूरे इलाके में उस आदमी के कारण ईरान की हनक बढ़ गई थी, ईरान की इज्जत बढ़ गई थी, और ये माना जा रहा था कि बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका हकीम सुलेमानी को अपना दुश्मन मानता था और इसीलिए सुलेमानी को अमेरिका ने मरवा दिया। अमेरिका के हाथों उनकी हत्या हुई थी, और ये उस दौर की बात है जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। इस हत्याकांड के बाद से सारे लोग हकीम सुलेमानी की और ज़्यादा इज्जत करने लग गए थे, और कल उनकी कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पर 2 ब्लास्ट होते हैं। इन ब्लास्ट में 103 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 103 लोग जो सिर्फ वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे मारे जाते हैं। फिर बेकसूर लोगों की हत्या होती है, और इसमें अभी तक जिम्मेदारी भले किसी ने ना ली हो, लेकिन इजराइल का नाम आ रहा है। यानी आरोप लग रहा है कि इजराइल ने इनकी हत्या करवाई है। यह सीधे ईरान पर हाथ डालने की कोशिश है। अब इस पे यही रोक के दूसरी खबर पे चलते हैं, और यह खबर है और भी खतरनाक खबर है कि हमास का जो डिप्टी लीडर है सलेह अल अरूरी, उसकी हत्या कर दी गई है। बैरूत में जो हमास का दफ्तर था, उसका गाज़ा से कोई लेना देना नहीं, इजराइल से कोई लेना देना नहीं। हमास के कई जगह पे दफ्तर हैं। बैरूत के दफ्तर में जाकर ईरान ने लक्ष्मण रेखा पार की और सलेह अल अरूरी को मार दिया। इस हत्या के बाद बुरी तरह से
पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, क्योंकि सुलेमानी मेमोरियल में 103 हत्या और उसके बाद ये हत्या। तो जाहिर बात है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। वैसे दोनों घटना में इजराइल का नाम आ रहा है, लेकिन क्या इजराइल को इससे कुछ मिलेगा? तो इजराइल आज की हालत में कई फ्रंट पे लड़ रहा है। इजराइल की सरकार के खिलाफ अभी एक सर्वे आया है नेतन्याहू के खिलाफ, बड़ी संख्या में वहाँ के लोग खड़े हुए। इजराइल में ही सर्वे हुआ है, इजराइल के अखबार ने सब सर्वे छापा है, इजराइल की ही संस्था ने किया है। और सर्वे बताता है कि नेतन्याहू को लोग पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने नेतन्याहू के गाजा ऑपरेशन को भी गलत बताया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ईरान से उन्होंने पंगा ले ही लिया है। उधर आप देख रहे हैं हूती विद्रोहियों के हमले शुरू हो गए हैं। उन्होंने इनकी पूरा एक तरह से सुएज नहर में पहली बार इतना ट्रैफिक रुका है, इससे पहले लोगों को याद नहीं कब हुआ था। तो भारत में आने वाली चीज़ें, भारत से जाने वाली चीज़ें, सबका दाम बहुत बढ़ गया है। मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि अब अफ्रीका से घूम के लंबी यात्रा करके लोगों को, सामान को आना जाना पड़ रहा है। तो ये सारा फ्रंट इन्होंने खोल लिया है, अलग अलग जगह से। संयुक्त राष्ट्र अलग ईरान के खिलाफ है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के और साउथ अफ्रीका ने तो इनके खिलाफ जनसंहार का मुकदमा कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मतलब कुल मिला के इजराइल घिरा हुआ है। इतना घिरा हुआ इजराइल क्यों नए मोर्चे खोलना चाहेगा? एक बड़ा सवाल है। क्या नेतन्याहू अपनी मुसीबतें बढ़ाना चाहते हैं? तो एक तो ये है कि नेतन्याहू का जो निजी स्वार्थ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर तरफ से घिरे हुए नेतन्याहू अपनी एक बड़ी उपलब्धि दुनिया को बताना चाहते हैं। देखो, नेतन्याहू ने हमास के लीडर को घर में घुस के उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ताकि जो वीर रस वाली छवि वाले जो दक्षिणपंथी नागरिक हैं उनको एक सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ भाई कुछ कर रहा है नेतन्याहू। घुस के मारा, घर में घुस के मारा टाइप का। लेकिन इससे नुकसान भी बहुत सारे हुए हैं। नुकसान ये हुए हैं कि अब पूरे इलाके में तनाव बढ़ जाएगा, और दूसरा नुकसान ये हुआ है कि जो बातचीत है, हमास ने कह दिया कि अब बातचीत बंद हो जाएगी। हॉस्टेजेस की रिहाई को लेकर जो बातचीत थी, हालांकि इजराइल ने कितनी हॉस्टेजेस की परवाह की थी आप सब जानते हैं। अगर वो अपने बंदियों को छुड़ाने की परवाह करता तो हवाई हमले तो नहीं करता गाज़ा पे। और इजराइल के अगर बंदी आज जिंदा है, जब आपने आधा ऊपर से इजराइल हथिया लिया, वो गाज़ा पट्टी हथिया ली, बाकी भी घुस गए आप, तो ऐसी हालत में इनके बंदियों को तो मार दिया गया होता। बंधकों को हमास ने मारा नहीं और वो जीवित हैं, तो उसकी वजह हमास ही है ना कि इतने सारे निर्दोष नागरिक, 22,000 लोगों को मार चुके हैं। इसके अलावा अस्पताल तबाह कर चुके हैं, शरणार्थी कैंप तबाह कर चुके हैं। बाइडेन ने खड़ा होकर कहा था कि अस्पतालों के नीचे टनल नेटवर्क था और अस्पतालों को अड्डा बनाया हुआ हमास ने। अब वो बाइडेन और अमेरिका करेक्शन कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं था, वो उससे पहले ही उन्होंने उस अस्पताल को खाली कर दिया था। अब आप सोचिए, लेकिन जो तबाही आपने मचा दी उसका कौन जिम्मेदार है? इनसे तो कोई हिसाब ले नहीं सकता है। इनके तो सारे खून माफ़ हैं, 1000 खून, लाख खून। लोग कहते हैं ना, पुराने ज़माने में बचपन में सुनते थे फायर ब्रिगेड के 7 एक्सीडेंट माफ़ होते हैं। ये तो ऐसी फायर ब्रिगेड है, हज़ारों खून माफ़ है। दुनिया भर में पता नहीं खून कितने खून कर चुके हैं। तो उस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब बंधकों को लेकर बातचीत नहीं होगी। हमास ने कह दिया कि भैया अब हम बात नहीं करेंगे। अब आपने जो थोड़ा बहुत पटरी पर आया था वो पीस प्रोसेस, उसको वापस ले लिया है। तो अब हमास क्या करेगा? अब कुछ लोगों का कहना है कि पहले ही क्या कर पा रहा था। लेकिन जो भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट हमास को इसके बाद मिलेगा, क्योंकि उनके लीडर की जो हत्या की गई है, वो लीडर, उसको आप ऐसे मत मानिए कि वो एक लश्कर तैयबा का चीफ था, कोई आतंकवादी संगठन, ऐसा कुछ नहीं है। एक संगठन है जो वहाँ बाकायदा गाज़ा में चुनाव जीत चुका है। उसको आतंकवादी इसलिए कहते हैं, मैंने भी कहा, क्योंकि ये जो घटना हुई थी 7 अक्टूबर वाली, ये आतंकवादी घटना जैसी थी। अचानक जो भी उसका बैकग्राउंड रहा हो, आप आम नागरिकों पे जो लोग पार्टी कर रहे हैं उस तरह से हमला करके उनको नहीं मार सकते, वो गलत है। हमास का वो कदम गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमास के लीडर्स को टारगेट करके मार दिया जाए, उनका असैसिनेशन कर दिया जाए। अब आते हैं वापस ईरान पे और पुरानी घटना पे, सुलेमानी की हत्या और हमास की ये वाली हत्या। इन दोनों लीडर में एक समानता थी, ये दोनों ही अमेरिका के साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े हुए थे। ये दोनों ही लगातार लड़ते रहे हैं और ये दोनों ही
मिडिल ईस्ट के लोगों को और अरब के लोगों के अंदर आत्मसम्मान जगाने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पर वो एक ऐसा एकता और एक ऐसा बनाना चाहते थे तालमेल, ताकि अमेरिका जो वहाँ खेलता था और सदियों से खेलते आ रहे हैं, उनके तेल को लूटते आ रहे हैं, उसको तोड़ा जा सके। इन दोनों की हत्या का मतलब ये है कि अब इसका जवाब दिया जाएगा। तो जवाब कौन देगा? ईरान के जरिए। ईरान, आपको बहुत रहस्यमय चुप्पी लगी होगी जब गजा में इतने लोग मारे जा रहे हैं। ईरान समर्थन तो दे रहा है लेकिन लड़ नहीं रहा है। क्यों? जो आपके हूती विद्रोही हैं उनके पास भी हथियार निकल रहे हैं, ड्रोन निकल रहे हैं। किसके निकल रहे हैं? ईरान के निकल रहे हैं। लेकिन ईरान लड़ नहीं रहा है और उसकी वजह शायद ये है कि पूरी दुनिया की ये जो फोर्सेस हैं ये चाहती थी कि ईरान खुद आके लड़ाई में कूदे और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भी वहाँ पे अपना विमान वाहक पोत खड़ा किया हुआ था और वो भी इस इंतज़ार में था कि ईरान अगर फाउल करे तो हम ईरान में तबाही मचा दें, और उस तबाही मचाने के नाम पे एक तो अमेरिका अपना बदला ले पाएगा, बदला लेने के साथ साथ अमेरिका उस पूरे इलाके में दोबारा से वो इलाका जो है उसको हथियारों से भर सकेगा। तो अमेरिका के हथियार जो अभी तक बड़ी संख्या में यूक्रेन में बिक रहे थे, अब यूक्रेन को सहायता देना, यूक्रेन को छोड़ के अमेरिका वहाँ से भाग आया है एक तरह से। क्योंकि जितनी भी क्षमता हो सकती थी यूक्रेन की, अगले 100 साल की कमाई उसकी खर्च हो चुकी थी और वो कुछ हासिल कर नहीं पा रहा था। तो उसको अब कहा जा रहा है कि तुम आपस में समझौता कर लो भाई, जितना ले लिया रूस ने उतना उसको ले लेने दो, तुम अब समझौता कर लो। अब उस आदमी को जिसको आपने राष्ट्रपति बनाया, कॉमेडियन था ज़ेलेंस्की, और उस पॉपुलैरिटी को ऐसा अमेरिका इलेक्शन रिग करने में माहिर है पूरी दुनिया में। अगर आप रिजीम चेंज पढ़ने जाएंगे, विकिपीडिया पे जाइए, 100 से ज़्यादा मामले मिलेंगे जहां दुनिया में सत्ता पलट किया है अमेरिका ने। उसको बना दिया था और फिर उसके ज़रिए वहाँ पे नेटो के ज़रिए रूस को उलझाने की कोशिश हुई। तो रूस का ये माना जा रहा है कि रूस और ईरान मिले हुए हैं और ये जो पूरा मामला था, ये यूक्रेन से युद्ध को अमेरिका ने यहाँ ले जाने में अमेरिका को इससे मदद मिली। अब क्या है कि वो तो खाली जेब वाला हो गया यूक्रेन, इनके पास माल है, इजराइल के पास माल है, इजराइल के मददगारों के पास माल है। यहाँ पर भी कई तरह के ध्रुव और कई तरह के गुट इकट्ठे किए गए हैं। जैसे सऊदी अरेबिया है, वो अमेरिका के साथ खड़ा है। ये सब मिलके लड़ने को अगर तैयार हैं और ऐसे में कोई लड़ाई कराई जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। उस लड़ाई कराने का सबसे बढ़िया यही तरीका था कि आप ईरान को उकसाएं, और उकसाने में जब हमास में कत्ल के खिलाफ गाज़ा पट्टी में कत्ले आम में आप कामयाब नहीं हुए तो आपने ये लीडर्स की हत्या करवाई है। सुलेमानी की हत्या पर अगर ईरान नहीं बोलता है, जैसे वो गाज़ा पे नहीं बोला, तो उसके देश के अंदर अपनी कमज़ोरी समझी जाएगी। आपको मालूम है खोमेनी साहब भारतीय हैं, भारत के बाराबंकी के रहने वाले हैं। उनके पुरखे जो है, खोमेन नाम की एक जगह है, वहाँ बस गए थे जाके, उसके नाम से वो खोमेनी लिखा जाता है। तो खोमेनी साहब का दिमाग बहुत तेज़ है, भारतीयों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। आपको पता है डीएनए तो वही है, भले कितनी पीढ़ियाँ 3-4 पीढ़ियाँ हो गई हैं। उन्होंने इस चाल को समझ लिया और इसीलिए वो गाज़ा वाले मामले में नहीं कूदे, लेकिन अब ये नया प्रेशर है और अब फिर घसीटने की कोशिश है। अब भी ईरान अगर नहीं आएगा तो ईरान के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, पूरे मिडिल ईस्ट के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे कि भाई अब तो सुलेमानी की हत्या के बाद भी नहीं बोलोगे। और उधर लेबनान, बैरूत में चूंकि हत्या हुई है हमास लीडर की, लेबनान, हिजबुल्लाह, ये अपनी नई ताकत से निकल के आएंगे। यानी इस पूरे इलाके में अगर ईरान नहीं भी सीधे उतरता है तो इन लोगों के ज़रिए तगड़े हमले होंगे। सबको पता है कि हिजबुल्लाह के पास कितनी मिसाइलें हैं, हिजबुल्लाह कितनी कामयाबी के साथ अभी भी सारे आयरन डोम वोम के बावजूद कभी इजराइल में इक्का दुक्का मिसाइलें पटक रहा है। लेकिन अब ये सारा मामला होने के बाद में इजराइल चारों तरफ से घिरेगा और इस पूरे मामले में इजरायली युद्ध में झोंके जा रहे हैं
वजह चाहे वो किसी की दुनिया की अपनी हसरतें हों, व्यापारिक जियोपॉलिटिकल कारण हों, या फिर नेतन्याहू की सत्ता की महत्वाकांक्षाएं, कुल मिला के ये इलाका अब सुलगने जा रहा है और हम नहीं चाहेंगे कि ये सुलगे, क्योंकि इसमें युद्ध में, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, बार बार दोहराता हूँ, युद्ध भारत पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, इराक में हो, यूक्रेन में हो, रूस में हो, या इज़राइल और ईरान में हो, या मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे भी हो, युद्ध का शिकार आम आदमी होता है। जो सैनिक मर रहा है, लोग कहते हैं सैनिक के मानवाधिकार क्यों नहीं होते हैं। भाई, सैनिक के मानवाधिकार की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि सैनिक सरकार का हिस्सा है। मानवाधिकार नागरिकों के होते हैं, मानवाधिकार सरकार के नहीं होते हैं, सरकार के, पुलिस के मानवाधिकार नहीं होते हैं। मानवाधिकार का जो पूरी व्यवस्था बनी है और मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होती है, वो पुलिस और सेना से ही रक्षा करने की बात होती है। कुछ लोग बचकानी बात करते हैं, कश्मीर में साहब वो पुलिस को आर्मी ने उड़ा दिया एक बेकसूर आदमी को, तो उसका तो मानवाधिकार हो गया। आर्मी वाले का मानवाधिकार नहीं, जिसके ऊपर आतंकवादी गोली चलाते हैं। भाई, आर्मी वाला जो है वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी करने गया है और वो सरकार का हिस्सा है और सरकार ने उसे भेजा है। तो सरकार भी, अगर मानवाधिकार सरकार के भी हो जाएंगे तो दुनिया में तो कुछ बचेगा नहीं। खैर, ये बीच में एक जानकारी देनी थी। लेकिन मानवाधिकार जो हैं या कुछ भी हो, उसमें आम आदमी ही मारा जाता है, और जो सैनिक भी मारा जा रहा है वो भी वहाँ रोजी रोटी के लिए गया है। जो सुबह सुबह दौड़ते हैं ना, अब तो वो भी कम हो गए ये नई सरकार की स्कीम आने के बाद, तो वो लोग भी नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद में जब अशांति होती है, जब युद्ध होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो बड़ी संख्या में वो सैनिक मारा जाता है। शांति बहुत ज़रूरी है। युद्ध अर्थव्यवस्था खराब कर देता है, बेरोजगारी फैला देता है, गरीबी फैला देता है, संसाधनों को फूंक देता है, आग लगा देता है, और आम लोगों की, आम इंसान की मौत होती है। युद्धों में कितने राजा महाराजा मरते हुए सुने। पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा मरते भी थे। आज के ज़माने में कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मरे हैं। ज़ेलेंस्की का क्या बिगड़ गया। तो युद्ध जो है बहुत बुरी चीज़ है। उससे फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जो युद्ध का सामान बेचते हैं। इसलिए नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी दुआ है कि यहाँ पे अभी भी तनाव ना भड़के और इजराइल को किसी और तरीके से सबक सिखाने का, जो भी यूएन का नियम है, उस तरीके से सबक सिखाने की कोशिश होनी चाहिए। एक भी इंसान, इजराइल का हो, इराक का हो, ईरान का हो, कहीं का भी हो दुनिया में, वो इंसान है और हम सबको सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। कश्मीर में भी जो लोग मर रहे हैं, कोई भी लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं, बेकसूर लोग भी कई बार चपेट में आते हैं अलग अलग हिस्सों में दुनिया के। क्यों मरे? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और उसमें आने वाले समय की आहट क्या है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। मेरे पास आपके शेयर करने की ताकत के अलावा कोई ताकत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।